ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ऑलराइट, थैंक यू। ओके क्लास, तो बेसिकली पिछले लेसन्स में हमने सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन के ऊपर बात की है कि किस तरीके से एक प्राइवेट की जो कि सिर्फ आपके और जिसके साथ आप मैसेज शेयर करना चाहते हैं उसके पास अवेलेबल है, और किस तरीके से उस की को इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं ताकि कोई तीसरा बंदा उस डेटा को रीड ना कर सके। इसमें हमने ब्लॉक साइफर भी देख लिए हैं और हमने सूडो रैंडम नंबर जनरेटर्स इस्तेमाल करते हुए स्ट्रीम साइफर का कॉन्सेप्ट भी देखा था। आज हम इससे एक बिल्कुल डिफरेंट चीज कर रहे हैं। आज हमने क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस के ऊपर बात करनी है। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज दो लोग हैं जो कि आपस में कोई वो बीच में इन दोनों के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर लेगा। ठीक है, और इंटरसेप्ट करके या तो वो सीक्रेटली ईव्सड्रॉप कर सकता है। ईव्सड्रॉप का मतलब है कि वो सुन लेगा कि क्या बातें हो रही हैं। यहाँ पे ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि वो उस ट्रैफिक को मॉडिफाई भी कर सकता है, ताकि आपने कोई एक मैसेज भेजा था अपनी दूसरी पार्टी को और जो मैन इन द मिडल है उसने आपके मैसेज को मॉडिफाई करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली मैन इन द मिडल अटैक होता है। और अटैकर करता क्यों है? तो उसके काफ़ी फायदे होते हैं उससे। जहाँ तो वो आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन स्टील कर सकता है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, बैंक इंफॉर्मेशन है, तो वो सारा स्टील करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। या फिर जो मैन इन द मिडल है वो सिर्फ उसका मकसद होगा कि विक्टिम के ऊपर स्पाई करना है, यानी आपकी प्राइवेट कॉल्स हैं, प्राइवेट ईमेल्स हैं, टेक्स्ट है, आपने तस्वीरें एक दूसरे के साथ शेयर की हुई हैं, ठीक है, जो कि आपके ख्याल में प्राइवेट थी कि कोई और उसे नहीं देख सकता, तो अटैकर जो है वो उसको एक्सेस करके उसे पब्लिक कर सकता है या खुद इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और तीसरी जो हमने बात की थी कि वो मैसेजेस को मॉडिफाई कर सकता है, यानी आपने कोई बिल्कुल एक इनोसेंट किस्म का मैसेज भेजा था, मैन इन द मिडल ने उसके अंदर कोई बहुत ही कोई रेसिस्ट या कोई टेररिस्ट किस्म का मैसेज बना दिया उसको, और फिर उसे आपका नाम लगा के फॉरवर्ड कर दिया, तो फंसेगा कौन? आप फंस जाएंगे, जबकि आपने तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं की थी। ठीक है, तो ये मैन इन द मिडल अटैक होते हैं और हमारा फोकस होता है कि किस तरीके से इस चीज को प्रिवेंट किया जा सके। तो पहला सवाल तो ये है कि इस तरह के अटैक के लिए से बचने के लिए सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन काफी है कि नहीं? क्लास आवाज आ रही है मेरी? कोई एक जवाब दे दे यस सर, आ रही है। यस सर। ये सर आ रही है। क्योंकि मेरा इंटरनेट जो है वो आज बार बार अनस्टेबल का मैसेज आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है, तो पहला सवाल तो है कि सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन जो है इज दैट इनफ और नॉट? ठीक है, तो थिंग इज कि जो ईव ड्रॉपिंग वाली चीज है कि किसी ने मैसेज किसी दूसरे को भेजना है और इंश्योर करना है कि कोई तीसरा बंदा उस मैसेज को ना पढ़ सके, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करनी है, तो उसके लिए तो सिमेट्री की इंक्रिप्शन जो है वो एक, अगर स्ट्रॉन्ग साइफर है, की को आपने बचा के रखा हुआ है तो वो काफी है।
ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि सिमेट्री की इंक्रिप्शन डज नॉट इंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी। यानी अगर एलिस ने बॉब को कोई मैसेज भेजा है तो ये कैसे गारंटी होगा कि मैसेज जो है वो अनऑल्टर्ड है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं ईव ने की बीच में आके। और क्या गारंटी है कि जो मैसेज पहुंच रहा है बॉब तक वो एलिस ने जो मैसेज भेजा था वही है, या कोई बिल्कुल ही किसी तीसरे बंदे ने अपनी तरफ से मैसेज बना के भेज दिया है। तो ये चीजें कैसे इंश्योर होंगी? सिमेट्री की इंक्रिप्शन जो है वो ये इंश्योर नहीं करती। इसका एक एग्जांपल है जो हमने पिछली क्लास में देखा था, बिट फ्लिपिंग अटैक इन RC4। बिट फ्लिपिंग अटैक क्या था कि हमने देखा था कि अगर कोई मैसेज है, फॉर एग्जांपल किसी ने बैंक को मैसेज किया है कि फलाने इंसान के अकाउंट में $1000 जो है मेरे अकाउंट से ट्रांसफर कर दो, तो हमें पता होता है कि बैंक का जो मैसेज है वो उसका जो फॉर्मेट है मैसेज का, यानी कौन सी वाली बिट्स होंगी जो कि ये $1000 की बात कर रही होंगी। ठीक है, तो वो हमने देखा था कि उसको बड़े आराम से आप उस साइफर को ब्रेक कर सकते हैं कि सिर्फ वो जो बिट्स हैं $1000 जो रिप्रेजेंट कर रही हैं उसकी जगह पे आप वो बिट्स डाल सकते हैं जो कि फॉर एग्जांपल $9000 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब ये मैसेज जब दूसरी तरफ जाएगा तो जो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने थे वो $1000 की बजाय $9000 ट्रांसफर हो जाएंगे। और हमने देखा था कि सिमेट्री की इंक्रिप्शन जो थी वो इस चीज को बचा नहीं सकी थी। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया कि आपकी इंटेग्रिटी जो है वो हमने शो कर दी कि वो इंश्योर नहीं होती। इस पे आप कह सकते हैं कि ये RC4 का मसला था, बिट फ्लिपिंग अटैक। यानी अगर कोई और साइफर इस्तेमाल किया होता है AES वगैरह, यानी एक्सॉर साइफर है उनके अंदर तो मसला होता है। पर अगर आप डेस AES इस तरह के साइफर इस्तेमाल करें, की को बचा के रखें, तो फिर ये मसला नहीं होगा। तो इसका कोई जवाब देना चाहेगा? आपके ख्याल में मसला होगा कि नहीं? डोंट नो सर। आई और थिंक नहीं होगा क्योंकि अगर की बची हुई है तो। देखें मसला क्या है, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड ऑफ इंक्रिप्शन, इसमें क्या होता था कि आपका जो पूरा डेटा है उसको आप ब्लॉक्स में स्प्लिट करते हैं और हर ब्लॉक इंडिपेंडेंटली की को इस्तेमाल करते हुए इंक्रिप्ट होता है। ठीक है, यस सर, यस सर। यानी एक ब्लॉक जो है वो दूसरे ब्लॉक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। यस, साइफर ब्लॉक मोड थे और हमने कुछ देखे थे काउंटर वगैरह जिसके अंदर ये चीजें डिपेंड करती थी। पर इसी भी जो है उसमें हर ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ की के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब इसमें मसला क्या है? अब अगर आप ब्लॉक्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो जब वो डिक्रिप्ट होगा तो डिक्रिप्ट तो वो हो जाएगा, साइफर टेक्स्ट भी आपको ओरिजिनल वाला ही मिलेगा। पर जिन ब्लॉक्स को आपने आगे पीछे किया था तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्लेन टेक्स्ट है वो भी आगे पीछे हो जाएगा। यस सर। तो जो आपके दूसरे एंड पे जो बंदा बैठा हुआ था वो समझेगा कि मैंने तो ठीक तरीके से डिक्रिप्ट कर दिया, जबकि दैट इज नॉट द केस। यानी डिक्रिप्शन तो उसने की है और बीच में ईव जो थी, ईव ने आके ऑर्डर चेंज किया था। तो वो कैसे पता लगेगा कि मैंने जो डिक्रिप्शन की है उसमें ऑर्डर भी ठीक है? तो वो सिमेट्री की इंक्रिप्शन से तो नहीं पता लगेगा। यानी उस बंदे के पास की है, उसके बाद साइफर टेक्स्ट से वो बात डिक्रिप्ट करेगा और जो भी प्लेन टेक्स्ट मिल गया वो समझेगा कि यही प्लेन टेक्स्ट है जो कि एलिस ने मुझे भेजा था। तो ये पॉइंट क्लास समझ आ गया कि यस आप सर। इंक्रिप्शन कर सकते हैं, आप Yes, sir. कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर कर सकते हैं और Yes, sir. गारंटी नहीं है कि आप ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी इंश्योर कर सकें। यस सर। Alright. और आखिरी पॉइंट है कि नॉन रिप्यूडिएशन का। नॉन रिप्यूडिएशन क्या होती थी कि किसी ने मैसेज भेजा है तो वो बाद में ये ना कह सके कि मैंने तो ये मैसेज नहीं भेजा। जहाँ पे किसी ने मैसेज रिसीव किया है तो वो ये ना कह सके कि मैंने तो मैसेज रिसीव ही नहीं किया था। ये होता है नॉन रिप्यूडिएशन कि अगर मैसेज पहुंच गया तो पहुंच गया है, अब कोई बंदा इस बात से मुकर नहीं सकता। नॉन रिप्यूडिएशन जो है वो भी इस अप्रोच में सिमेट्री की इंक्रिप्शन से आप इंश्योर नहीं कर सकते। यानी एलिस यस ने सर। इंक्रिप्ट करके कोई मैसेज भेज दिया, ठीक है भेज दिया, अब बीच में ईव ने उस मैसेज को चेंज किया है कि नहीं किया, यहाँ पे एलिस ही कह दे कि मैंने तो मैसेज भेजा ही नहीं था, तो बॉब कैसे साबित करेगा कि एलिस ने मैसेज भेजा?
ठीक है, सर ये सिनेरियो एक दफा दोबारा बता दें। नॉन रिप्यूडिएशन वाला। यस सर। ठीक है, मैंने एक मैसेज इनक्रिप्ट करके आपको भेज दिया, यस सर। आपने की लेके उसे डिक्रिप्ट कर लिया। यस सर। अब आप कहते हैं कि ये मैसेज जो है ये मेरी तरफ से आपको गया, मैं कहता हूं मैंने तो भेजा ही नहीं है। अब आप कैसे साबित करेंगे? सर आपके लॉग्स में तो वो बात होगी ना, सिस्टम लॉग्स में। मेरे सिस्टम लॉग में हो, चले मैंने कागज पे लिख के आपको दे दिया, फिर सर फिर फरिश्तों से पूछ लेंगे। ठीक है ना। हाँ, फरिश्ते जवाब दे सकते हैं, या मोकल रखे हो आपने, फरिश्ते तो इंसानों को नहीं जवाब देंगे, मोकल रख सकते हैं, जिन रख लें आप, वो आपको जवाब दे देंगे। पर ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है, ये बात हो सकती है, अचीवेबल है, पर वो हम अगले लेसन में जाके देखेंगे कैसे होती है। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन से वो पॉसिबल नहीं है, वो प्रॉब्लमेटिक है। यस सर। ठीक है, तो अभी आप इस बात को देख लें कि सिर्फ जो प्राइवेट की इस्तेमाल करके आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं, इससे नॉन रिप्यूडिएशन जो है वो इंश्योर नहीं होती। उसके लिए आपको पब्लिक की इंक्रिप्शन चाहिए, जो कि हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एनीवे, तो मूविंग ऑन, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। यस सर क्लियर। Yes, sir. थैंक यू। ठीक है, तो अब अगली चीज है कि मैसेज ऑथेंटिकेशन, यानी जो मैसेज दूसरे एंड तक गया है वो मैसेज ऑथेंटिक है, उसकी इंटेग्रिटी जो है वो इंश्योर्ड है। तो ये कैसे हमें पता लगता है कि ये वाकई है? तो हमने ये सवाल पूछना है। नंबर वन, जो मैसेज हमारे तक पहुंचा है उसमें कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं हुई, किसी ने मॉडिफाई तो नहीं कर दिया? जो ओरिजिनल सेंडर था उसने जो मैसेज भेजा है, उसे जो डेटा भेजा है, ये वही है कि उसे हट किया? एक इसका जवाब हमें चाहिए। और बाय द वे, मैं आज के लेक्चर में मैसेज और डेटा ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, तो इंटरचेंजेबल ही है, यानी मैसेज कहूँ तो आप समझेंगे डेटा है, डेटा कहूँ तो आप समझेंगे मैसेज है, दोनों एक ही चीज है। ओके सर। मैसेज यूजुअली इस्तेमाल होता है कि अगर दो लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रही हो। डेटा जो है वो यूजुअली इस्तेमाल होता है कि अगर आपका कहीं पे स्टोर्ड है, कोई पड़ी हुई चीज है। पर हैविंग सेड दैट, इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल कर दे तो उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आज ये मैं दोनों टर्म्स इस्तेमाल करूंगा, कंफ्यूज ना होना। दूसरा सवाल हमने पूछते हैं कि सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर एलिस ने बॉब को मैसेज भेजा है, तो क्या वो मैसेज एलिस ने ही भेजा है, या कोई और जो है उसने भेज दिया, वो कह रहे हैं कि मैं एलिस हूं? तो ये होता है कि मैसेज ऑथेंटिक, सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं। ठीक है, और एक और चीज होती है कि मैसेज जो है वो आर्टिफिशियली डिले या रिप्ले हुआ है कि नहीं। यानी मैंने आपको मैसेज भेजा है, आप इंटरनेट के ऊपर मैसेज भेजने का मतलब है कि कुछ मिली सेकेंड के अंदर पहुंच जाना चाहिए, या चले बहुत डिले हो रहा है तो 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर मैसेज मेरे से आप तक पहुंच जाना चाहिए। अगर कोई आर्टिफिशियल डिले है, यानी 10-10 मिनट लग रहे हैं, तो चांसेस आर कि बीच में किसी ने उस मैसेज को लिया है, उसके ऊपर 10 मिनट तक प्रोसेसिंग की है, और फिर उसे फॉरवर्ड कर दिया। तो हमें फिर ये भी पता होना चाहिए कि मैसेज जो है वो डिले तो नहीं हुआ, सही टाइम पे पहुंचे कि नहीं। या रिप्ले, रिप्ले का मतलब है कि मैंने मैसेज भेजा, एलिस ने बॉब को मैसेज भेजा फॉर एग्जांपल, ईव ने उस मैसेज को तो जाने दिया, पर जब बॉब की रिप्लाई आई तो वो रिप्लाई रोक ली, एलिस तक नहीं जाने दी और अपनी तरफ से रिप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली रिप्ले टाइप के अटैक्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि मैसेज जो सेंड हुआ था वो सही टाइम पे हमारे तक पहुंच गया है, या उसे आर्टिफिशियली डिले किया गया है बीच में, या बीच में किसी ने रिप्ले अटैक किया है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और आखिरी चीज है कि जो मैसेजेस के सीक्वेंस हैं वो तो नहीं डिस्टर्ब हुआ है, यानी एलिस ने बॉब को मैसेज भेजा है, फिर बॉब ने एलिस को भेजा है, फिर एलिस ने बॉब को भेजा है। ये ऑर्डर जो है ये अपसेट हो जाए, बॉब की तरफ से 2-3 मैसेजेस आ गए हैं और उसके बाद एलिस की तरफ से मैसेज गया है। आई मीन जो सीक्वेंस ओरिजिनली था वही सीक्वेंस नजर आना चाहिए। अगर वो सीक्वेंस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि बीच में कोई है जो कि उन मैसेजेस को मॉडिफाई कर रहा है, या रोक रहा है, या अपनी तरफ से निकाली जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर इंसानों का हमें जवाब मिल जाता है मुस्बत, तो उसका मतलब है कि यस, अब हम यकीन से कह सकते हैं
कि ये जो मैसेज है ये ऑथेंटिक भी है और इसकी इंटेग्रिटी जो है वो भी इंश्योर्ड है। और हमारा जो फोकस है फॉर द टाइम भी हम सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे कि आया मैसेज ऑल्टर तो नहीं हुआ और आया सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं है। और इन दोनों में से भी आज हमारा पहले पॉइंट पे फोकस होगा और ऑथेंटिक सोर्स वाला जो है उस पर हम कल इंशाल्लाह अगले लेसन में इंशाल्लाह बात करेंगे। और बाकी जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं वो हम काफी बाद में जाके डिस्कस करेंगे जब हम वेब सिक्योरिटी वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, तो अब सवाल आते हैं कि हैश फंक्शन जो है हाउ कैन दे हेल्प डिटेक्ट कि डेटा जो है वो मॉडिफाई हुआ है कि नहीं। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके हाथ में ओरिजिनल डेटा ही है। तो पहली चीज तो है कि हैश होता क्या है। हैश फंक्शन कोई भी ऐसा फंक्शन है जो कि एक आर्बिट्री साइज का कोई डेटा या कोई मैसेज लेता है और उस सारे के ऊपर एक कोई ऐसा ऑपरेशन करता है कि उसको एंड पे एक फिक्स साइज की वैल्यू रिटर्न हो जाती है। यानी सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि यार ये एक फंक्शन है, आप जो भी इसे डेटा देंगे ये उस पर ऑपरेशन करके या तो 1 रिटर्न करेगा या 0 रिटर्न करेगा। ये एक हैश वैल्यू है। जहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरा जो हैश है वो 8 बिट्स का होगा, यानी आप मुझे जो भी डेटा दे देंगे उसके ऊपर मैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आपको एक 8 बिट का रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक हैशिंग होती है कि कोई भी आप डेटा लें एज इनपुट और उसके रिटर्न उस पर ऑपरेशन करें और एंड रिजल्ट जो है आपका एक वैल्यू होगी, एक सिंगल वैल्यू होगी जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। और उस सिंगल वैल्यू का साइज क्या होगा, कितनी बिट्स होंगी, वो आप पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कितनी बिट्स होंगी, या वो जो एल्गोरिदम होता है वो डिसाइड करता है कि कितनी बिट्स होंगी। ठीक है, इसका हम अभी एग्जांपल देखते हैं। और जो भी वैल्यू रिटर्न होती है उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है आप उसे हैश वैल्यू कह सकते हैं, हैश कोड कह सकते हैं, डाइजेस्ट कह सकते हैं, या सिंपली आप उसे हैश कह दें। आप लोगों ने कहीं पे हैश इस्तेमाल किया है? कहाँ पे इस्तेमाल किया है, कोई बताएगा? सर डेटा स्ट्रक्चर। पीएफ में पड़ी सर हुई है। डेटा और स्ट्रक्चर में यूज किया था। आपका किस तरीके का इस्तेमाल था? सर अरे में मैपिंग करते थे हम। अरे में value। मैपिंग आप करते थे, ठीक है ना, कि Yes, जो sir. भी डेटा है उससे आप एक ऐसी वैल्यू निकालते हैं जो कि अरे के इंडेक्स वैल्यू बन सके। फिर Yes, आप sir. अरे के ऊपर मैप कर देते हैं, उस इंडेक्स पे जाके आपने जो भी एक्चुअल वैल्यू राइट करनी थी। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, आप मेरे नाम से एक हैश वैल्यू जनरेट करें, उस हैश वैल्यू से आपके पास अरे इंडेक्स आ जाएगा। उस इंडेक्स पे जाके आप मेरा जीपीए लिख दें फॉर एग्जांपल, या मेरा एम्प्लॉय कोड लिखते हैं, या जो भी मेरा हमारा जो हैश फंक्शन की यूजेज होगी वो बेसिक आइडिया यही है कि आपने एक वैल्यू जनरेट करनी है, पर उसकी यूजेज जो है वो हमारे केस में फर्क होगी, वो हम आज देखते हैं कैसे है। और एक बात याद रखिए कि इंक्रिप्शन जो है उसमें आपको हर हाल में की चाहिए, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में आपको की चाहिए थी, हैशिंग के लिए की होना लाजमी नहीं है, आप की के बगैर हैशिंग कर सकते हैं। यस, अगर कोई इस तरह का हैशिंग एल्गोरिथम है जिसके लिए की रिक्वायरमेंट है तो दैट इज समथिंग एल्स, पर हैशिंग बजाते खुद एक ऐसी चीज है जिसके लिए की होना लाजमी नहीं है, इसे बस डेटा चाहिए होता है और वो डेटा की बेसिस पे आपको एक हैश वैल्यू निकाल के दे देता है। ऑलराइट, तो अब एक सिंपलेस्ट हैशिंग स्कीम देखते हैं जो कि है एक्सओर हैशिंग स्कीम। इसमें क्या होता है, आप पहले डिसाइड कर लें कि आपके एल्गोरिथम को कितनी, आपका जो हैश वैल्यू होगी उसका साइज क्या होगा, यानी 8 बिट की हैश वैल्यू होगी, 32 बिट की हैश वैल्यू होगी, 64 बिट, 128, 256, कितना होगा ये आपने डिसाइड करना है। यानी अगर आपकी हैश वैल्यू जो है वो सिर्फ 8 बिट से रिप्रेजेंट हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी हैश वैल्यू जो होगी वो अगर डेसिमल टर्म में बात करें तो 0 से लेके 255 तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि 8 बिट जो है उससे सिर्फ इतनी वैल्यूज ही रिप्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये पहले आपने डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपका जितना भी डेटा ब्लॉक है, जितना भी डेटा है उसको आप स्प्लिट करें इनटू ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स का साइज क्या होगा,
ये वही साइज होगा जो कि आपने अपनी हैश वैल्यू के लिए साइज फिक्स किया है। यानी अगर आपकी हैश वैल्यू 8 बिट्स की है तो फिर आपकी ब्लॉक्स भी 8 बिट के होंगे। अगर हैश वैल्यू 32 बिट है तो आपके ब्लॉक 32 बिट है। अगर 256 बिट की हैश वैल्यू है तो फिर आपके ब्लॉक्स भी 256 बिट्स के होंगे। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अगला स्टेप क्या है, अब जितने भी ब्लॉक्स हैं हर ब्लॉक की ith बिट को जब आप एक्सऑर करेंगे आपस में, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपकी जो हैश वैल्यू है उसकी ith बिट की वैल्यू। यानी इस चीज का क्या मतलब है, इसे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर दूं। लेट्स सपोज आपके पास एक ब्लॉक में ये पड़ा हुआ है, अगले ब्लॉक में ये पड़ा हुआ है, तीसरे ब्लॉक में ये पड़ा हुआ है, चौथे ब्लॉक में ये पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इन चारों को बारी बारी आपस में एक्सऑर करेंगे तो ये आपको पहली बिट दे देगा हैश वैल्यू की, जो भी बिट है। फिर आप इन चारों को करेंगे वन बाय वन तो ये आपको अगली बिट्स दे देगा हैश वैल्यू की, ये आपको उससे अगली बिट दे देगा, ये आपको आखिरी बिट जो है दे देगा। तो ये जब इन चारों कॉलम्स को आपने बारी बारी एग्जॉर कर दिया है तो आपको पूरी की पूरी बिट्स मिल जाएंगी आपकी हैश वैल्यू की। तो ये जो भी वैल्यू होगी ये आपकी हैश वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने एक सिंपल एग्जॉर कर दिया और ये सिंपलेस्ट हैशिंग स्कीम है कि आप सिंपली हर बिट को, ith बिट जो है उसे हर ब्लॉक की ith बिट के साथ एग्जॉर कर दें, जो रिजल्ट होगा वो आपकी रिजल्टिंग हैश वैल्यू की ith बिट होगी। जब आप हर कॉलम के लिए ये कर देंगे तो आपके पास एंड पे एक हैश वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल स्कीम है। एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ऑलराइट, अगला पॉइंट है कि अब आपने इस हैश फंक्शन को इस्तेमाल कैसे करना है टू इंश्योर कि आपका डेटा मॉडिफाई हुआ है तो आप डिटेक्ट कर सकें। उसका तरीका ये है कि एलिस जो है वो बॉब को लेट सपोज डेटा भेजती है और साथ ही हैश वैल्यू भी उस डेटा की भेज देती है। यानी पूरा जो डेटा था उस पूरे डेटा का आपने एक हैश वैल्यू कैलकुलेट किया है और एलिस ने बॉब को सेंड कर दिया। बॉब क्या करेगा, बॉब के पास जब प्लेन टेक्स्ट आ गया है, जो डेटा आ गया है, तो वो उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा यूजिंग द एल्गोरिथम, जो उसे पता है कि कौन सा है। यानी एलिस और बॉब ने पहले डिसाइड कर लिया था कि हैशिंग का एल्गोरिथम क्या होगा। ठीक है, तो अब उस एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए जो डेटा था उसके ऊपर बॉब हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा, फिर वो चेक करेगा कि ये हैश वैल्यू और एलिस ने जो हैश वैल्यू भेजी थी ये दोनों मैच करती हैं कि नहीं। अगर मैच करती है तो इसका मतलब है कि डेटा मॉडिफाई नहीं हुआ, आप अज्यूम कर लें कि मॉडिफाई नहीं हुआ। और अगर मैच नहीं करती तो इसका मतलब है कि ईव, फिर तो कंफर्म्ड है कि अगर मैच नहीं करती फिर कंफर्म्ड है कि ईव ने बीच में आके इस मैसेज को चेंज किया। पर अगर मैच कर जाता है तो इट इज पॉसिबल कि आप अज्यूम तो फिर यही करेंगे, आपकी मजबूरी है, आप अज्यूम करेंगे कि जो एलिस ने मैसेज भेजा था वही आप तक पहुंचा है। पर अगर वीक हैश है तो इसका मतलब है इट इज पॉसिबल कि शायद मॉडिफाई किसी ने किया हो, पर उस मॉडिफिकेशन के बावजूद जो एंड रिजल्ट आपके पास आया है वो फिर भी वही था जो कि ओरिजिनल हैश वैल्यू जैसा था। इट इज पॉसिबल। तो इसलिए ये आप इस एग्जांपल में जो मैंने एक्स और हैश इस्तेमाल किया है इसमें अगर आपका मैच हो गया है हैशेस का तो फिर आप अज्यूम कर लें कि मैसेज ठीक है, पर गारंटी नहीं थी। पर अगर चेंज हुआ है, मैच नहीं करता, मिस मैच है, फिर तो गारंटीड है कि जो एलएस ने मैसेज भेजा था वो आप तक नहीं पहुंचा, किसी ने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट, तो अब एक सवाल आता है कि अगर ईव ने, एलएस ने बॉब को मैसेज भेजा है और हैश वैल्यू भेजी है, तो ईव ने अगर डेटा को चेंज किया है तो फिर वो नया हैश वैल्यू कैलकुलेट करके हैश को भी चेंज कर दे। मसला क्या है? यानी ईव अगर हैश भी चेंज कर देती है, डेटा भी चेंज कर देती है, तो फिर तो वो नहीं पकड़ा जाएगा।
नो सर। तो इसका आप क्या जवाब दे सकते हैं मुझे? सर जब बॉब जो है वो हैश कैलकुलेट करेगा तो उसकी और जो सेंड हुई हुई होगी हैश वो चेंज होंगी दोनों। नहीं, पर हैश तो एलिस ने सेंड किया ना, और जी सर डेटा भी लेकिन, एलिस ने सेंड किया है। जी सर लेकिन बॉब ने भी तो कंप्यूट की है ना अपने पास हैश। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि एलिस ने डेटा भेजा है, क्लियर, यस सर। और एलिस ने हैश भी भेजे है, क्लियर। बिल्कुल सर। तो अब अगर ईव ने डेटा को पकड़ लिया है तो ईव हैश को भी नहीं पकड़ सकती। बिल्कुल वो सर। डेटा चेंज करके भेज दे, और फिर जो नया डेटा है उसका हैश कैलकुलेट करके वो हैश भी भेज दे साथ। क्लियर है? ओके सर, अब समझ आ गई। अब समझ आ गई। अब आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि मैंने जो बात की वो ठीक नहीं है, यानी ठीक है पर उसका एक और क्या इसका जवाब होगा, यानी कुछ सिनेरियो बताएं मुझे। ओके, लेट मी रीफ्रेज, कुछ सिनेरियो बताएं जहां पे ईव डेटा को तो चेंज कर सकती हो पर हैश को चेंज ना कर सकती हो। आपने रियल लाइफ में कहीं पे हैश इस्तेमाल होते हुए देखे आप लोगों ने? सर एक दो दफा अपने कोड में यूज की है। कोड में यूज नहीं, पर रियल लाइफ में कोई रियल एप्लीकेशन इंटरनेट पे आपने इस्तेमाल की है जो कि हैश इस्तेमाल करती हो? नो सर। आपने किया? आई एम प्रीटी श्योर किया आपने। कोई और जवाब देगा? फाइल टॉरेंट्स में आपने इस्तेमाल किया हैश? जी सर। सर वो मुझे टोरेंट्स का ये डीप डाउन से तो पता नहीं, लेकिन सर मैग्नेट लिंक्स होते हैं वो। मैग्नेट लिंक, वो फर्क चीज होगी थोड़ी। हैश आपने देखा है? कोई हैश नजर आया आपको? हैश का लफ्ज आपने कभी देखा है टॉरेंट में किसी ने? सर MD5 हैश की बात तो नहीं कर रहे आप इस एम डी टाइप की? फाइव हैश की चले बात कर ले, ठीक है। यस सर। देखा हुआ सर आपने अभी? जी सर उसका पता है। आपके ख्याल में वो क्या कर रहा होता है, आइडिया है? सर वो डाटा को सर ये जो कॉपी करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ना सर, उनमें ये ज़्यादातर होती है कि हम जब डाटा को कॉपी कर लेते हैं तो उसके बाद एक ऑप्शन होता है कि चेक सम MD5 हैश, कि वो कंपेयर करती है डाटा को कि ये सही से परफेक्ट, सारा कॉपी हो गया कि नहीं। ठीक है। चले अब मैं आपको जवाब दे देता हूँ, सही है। यस सर। टॉरेंट्स की बात करें, टॉरेंट्स में क्या होता है कि आपने एक फाइल डाउनलोड की है, ठीक है। यस सर। आपने एक फाइल डाउनलोड किया, आपको कैसे पता लगता है कि फाइल ठीक है, इसके अंदर वायरस नहीं है, इसके अंदर कोई गंद नहीं पड़ा हुआ? आपने गेम मूवी डाउनलोड करनी थी, आपको कैसे पता लगता है कि ये मूवी ही है कि नहीं? तो उसमें होता ये है कि आप जो है ना किसी पीयर के साथ कनेक्ट करते हैं और उससे या तो पूरी फाइल मंगवाते हैं या फाइल का ब्लॉक मंगवाते हैं, ठीक है। पर जो हैश होता है ना, हैश आप उससे नहीं मंगवाते हैं। यानी आप जो आपको फाइल दे रहा है, आप उसे तो नहीं कहेंगे कि यार ये तुम ठीक फाइल दे रही हो कि नहीं, चलो हैश भी तुम भी भेज दो। आई मीन अगर आप इतना भरोसा कर रहे हैं तो वो तो आपको कुछ भी दे सकता है। तो आप पीयर पे भरोसा नहीं करते, आप अज्यूम करते हैं कि उसे मौका मिला वो आपसे फ्रॉड करेगा। तो आप क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल आपका जो मैग्नेट लिंक समझ लें या टॉरेंट फाइल है, उसमें एक फर्दर इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि जो भी फाइल है और उसके ब्लॉक्स हैं उन सारों की एक हैश वैल्यू पड़ी होती है। हैश वैल्यू पड़ी होने का क्या मतलब है कि बेसिकली पीएस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको या तो फाइल भेजेगा या फाइल का एक चंक, एक ब्लॉक भेजेगा। अब अगर पीयर धोखेबाज है, उसने जो है फाइल के अंदर कोई वायरस डाल दिया, या फिर पीयर ईमानदार था, उसने तो सही आपको फाइल भेजी है, पर बीच में ईव आई और उसने क्या किया, उसने पीयर के मैसेज को खुद पकड़ा और उसके अंदर से अपनी तरफ से जो है उस ब्लॉग या उस फाइल के अंदर अपनी तरफ से वायरस इंसर्ट करके फिर आपको भेज दिया। सर समझ नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर सर, आवाज़। आवाज ठीक है, आवाज आवाज आ आ रही रही है, है समझ लेकिन नहीं आ सर रही, समझ ठीक नहीं है। आ रही इस यस चीज सर। की। मैं पॉइंट क्लियर करता हूं, एक मिनट ठहर जाए। ये एक फाइल है ओरिजिनल, ठीक है। और आपके पास एक अच्छा इंसान है एलिस, एलिस के पास ये फाइल पड़ी हुई है। एलिस ने क्या किया है,
ये फाइल आपकी तरफ भेजी है, आपका नाम बॉब है, ठीक है। बीच में ईव आती है और ईव क्या करती है, वो इस फाइल को जो है बीच में वायरस इंसर्ट कर देती है। ये क्लियर है? यस यहां तक सर। क्लियर है? ओके। अब अगर एलिस ने ओरिजिनल फाइल के साथ साथ आपको हैश भी भेज दिया होता तो मसला क्या था? ईव ने इस हैश को भी चेंज कर देना था। यहां तक क्लियर यस है? सर। यस यहां सर। तक क्लियर है। तो इसलिए टॉरेंट्स में जो पीयर होते हैं वो आपको हैश नहीं भेजता। टॉरेंट्स में क्या होता है, आपके पास जब फाइल आ गई है बॉब के पास, अब बॉब क्या करेगा, जो ओरिजिनल आप समझ लें कि मैग्नेट लिंक है, मैग्नेट लिंक जहां पर आप समझ लें जो भी टॉरेंट फाइल है जिसके अंदर टॉरेंट की मेटा फाइल जिसके अंदर सारी डिटेल्स पड़ी होती हैं, तो बॉब इस फाइल को एक्सेस करके देखेगा कि ये जो चीज थी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हैश क्या है। तो ये हैश जो है ये एलिस आपको नहीं भेज रही, ये हैश आपको यहां से पता लग रहा है। समझ आइए? ये क्लियर है? यस सर। तो अब जब आप बॉब जब चेक करेगा कि ओरिजिनल फाइल का हैश और ये जो हैश पड़ा हुआ है ये मैच करते हैं कि नहीं, तो उसे पता लग जाएगा। अगर मैच करते हैं तो उसे पता लग जाएगा कि ठीक है, मैच नहीं करते तो उसे पता लग जाएगा कि ईव ने आके बीच में कोई मसला पैदा किया। तो ये पॉइंट समझ आया है कि यानी यस आप सर, लोग आ के गया। दिमाग में ये एक सवाल आ सकता है कि अगर ईव ने डेटा को मॉडिफाई किया है तो वो हैश को भी मॉडिफाई कर दे। तो उसका मैं आपको जी जवाब दे सर। रहा था कि लाजमी नहीं है कि डेटा और हैश जो है वो एक ही तरफ से एक ही चैनल के ऊपर आपके तक पहुंच रहा हो। अगर एक ही चैनल पे आप तक पहुंच जाए तो ईव जो है उसे रीड कर लेगी। पर यूजली क्या होता है कि डेटा एक चैनल पे आता है और उसका जो हैश है वो किसी और जगह पे पड़ा होता है, जो कि टॉरेंट का एग्जांपल है कि टॉरेंट फाइल के अंदर पड़ा होता है कि यार ये अगर तुमने फाइल डाउनलोड की तो उसका हैश कैलकुलेट करना है MD5 और जो रिजल्ट आएगा उसे कंपेयर करना इस वैल्यू के साथ जो कि मैंने इस फाइल के अंदर लिखी हुई है। अगर इसके साथ मैच होगी तो इसका मतलब है कि तुमने जो जिस भी बंदे से तुमने फाइल मंगवाई है उसने तुम्हें ठीक फाइल दिया, और अगर मिसमैच है तो इसका मतलब है कि उसने या बीच में कोई और आ गया था जिसने उस मैसेज को उस फाइल को मैसअप कर दिया। ठीक है क्लास? तो ये बेसिक पॉइंट था। यहाँ पे आखिरी बात है कि इट इज पॉसिबल कि आप डेटा को या हैश वैल्यू को इनक्रिप्ट भी कर दें। वो फिर एक एडेड प्रोटेक्शन है जो कि हम अभी बात नहीं करेंगे, हम बाद में देखेंगे। और फॉर द टाइम बीइंग आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन सम केसेस वी वांट कि हमें इंक्रिप्शन ना करनी पड़े, क्योंकि इंक्रिप्शन टाइम कंज्यूमिंग है। आप जब एक 10 गीगाबिट की कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, गेम फाइल या मूवी फाइल, तो उस पर हैश कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। अगर उसे आप इनक्रिप्ट भी करें डिक्रिप्ट भी करें फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इन सम केसेस यू वांट कि आप इतनी ज़्यादा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ना कर रहे हो, स्पेशली अगर आपकी टाइम्स डिले सेंसिटिव रियल टाइम ट्रैफिक है। ऑलराइट, आगे चलें। अगला सवाल है कि एक्सॉर हैशिंग स्कीम जो है वो सिक्योर है कि नहीं। तो लेट सपोज आपके पास सिर्फ 8 बिट्स की हैश वैल्यू है, तो टोटल वैल्यूज कितनी होंगी? 256। यहां पे मसला क्या आता है कि अगर सिर्फ 256 वैल्यूज ही हैं तो बॉब क्या कर सकता है, सॉरी ईव क्या कर सकती है कि एलिस ने बॉब को मैसेज भेजा है, ईव उस मैसेज को पकड़ ले, उसका हैश कैलकुलेट करे, फिर अपनी तरफ से एक नया मैसेज जनरेट करे इस तरीके से कि उसका हैश भी एलिस वाले मैसेज के हैश से मिलता हो, और फिर वो मैसेज सेंड कर दे। तो मैसेज तो चेंज हो गया है पर उस मैसेज की जो हैश वैल्यू होगी वो वही होगी जो कि एलिस ने सेंड की थी, उसकी हैश वैल्यू थी। तो बॉब को अब पता नहीं लगेगा कि ये मैसेज जो है इसके अंदर कोई रद्दोबदल हुई है कि नहीं। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि इतनी अगर छोटी हैश वैल्यू है तो उसमें इतनी कम पॉसिबिलिटीज है कि आप ब्रूट फोर्स करके उसे ब्रेक कर सकते हैं।
इस एग्जाम्पल को मैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो एक बेहतर एग्जाम्पल है, आपका जो कंप्यूटर है उसमें आप पासवर्ड स्टोर करते हैं। आपके ख्याल में पासवर्ड कैसे स्टोर होता है? कोई प्लेन फाइल होती है जिसके अंदर आपका पासवर्ड पड़ा होता है? वो तो बड़ा सीरियस मसला हो जाएगा कि किसी के पास भी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की एक्सेस है, वो रीड करके उस फाइल को ढूंढ लेगा और उसमें सारे पासवर्ड पढ़ लेगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, वो पासवर्ड स्टोर नहीं करता, वो पासवर्ड का एक कॉरेस्पॉन्डिंग हैश वैल्यू स्टोर कर देता है। तो जब भी आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो उस पासवर्ड की हैश वैल्यू कंपेयर करता है, फिर वो स्टोर्ड हैश वैल्यू के साथ, सॉरी, आप जब पासवर्ड डालते हैं तो उसकी हैश वैल्यू पहले कैलकुलेट होती है, उसके बाद क्या होता है कि वो वैल्यू जो है कंपेयर की जाती है उन हैश वैल्यू से जो कि ऑलरेडी आपके कंप्यूटर की फाइल में पड़े हुए हैं। तो अगर वो हैश वैल्यू मैच करती है तो वो आपको एक्सेस दे देगा, अगर मैच नहीं करती तो उसका मतलब है पासवर्ड ठीक नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर सिर्फ 256 पॉसिबल वैल्यूज हैं तो ये तो बड़ी थोड़ी है, यानी अटैकर जो है वो डिफरेंट अपनी तरफ से पासवर्ड ट्राई कर ले। तो अगर कोई भी ऐसा पासवर्ड है जिसका हैश वैल्यू ऐसी है जो कि फाइल के अंदर पड़ी हुई है, तो वो आपको एक्सेस मिल जाएगी। यानी आपको एग्जैक्ट पासवर्ड पता होना लाजमी नहीं है, आपको कोई भी ऐसा स्ट्रिंग पता होना लाजमी है जिस स्ट्रिंग की हैश वैल्यू किसी एग्जिस्टिंग पासवर्ड के हैश वैल्यू से मिलती हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? सर हैश वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है? फाइल में। और लिनक्स के अंदर देख लेना, चेक करना, एक पासवर्ड फाइल होती है लिनक्स और यूनिक्स में, मुझे उसका पाथ भूल गया पर वो पड़ी होती है, तो उसके अंदर आपको हैश वैल्यू नजर भी आ जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है, पर पासवर्ड नजर नहीं आएंगे, सिर्फ हैश वैल्यू नजर आएंगी। और वो हैश वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप बेसिक, और आपको एल्गोरिथम भी पता है, तो आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करें, कोई भी ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें आपकी हैश वैल्यू वो आ जाए जो कि उस फाइल के अंदर पड़ी हुई है, तो आपको एक्सेस मिल जाएगी। क्लियर है? और यस मैं सर। फिर रिपीट कर दूं कि लाजमी नहीं कि आपका पासवर्ड एक्चुअल पासवर्ड से मैच करता हो, नहीं, पासवर्ड बेशक आपने अपनी तरफ से कोई फर्क ही डाला हो पर उसकी जो हैश वैल्यू है वो मैच कर रही है। तो इसलिए ये इसमें एक वीकनेस है। और ये मैंने एक बहुत ही बेसिक बात की है कि ऑब्वियसली आप जब पासवर्ड स्टोर करते हैं तो 8 बिट की तो हैश वैल्यू नहीं रखेंगे ना, ऑब्वियसली आपको 512 बिट्स की या कोई तगड़ी किस्म की हैश वैल्यू रखेंगे। और मेरा मकसद यहाँ पे क्या था कि आपको शो करना है कि आपकी हैशिंग स्कीम जो है वो वीक कैसे हो सकती है, उसमें क्या वीकनेसेस हो सकती हैं, ताकि हम आगे इसको फिक्स कर सकें। ऑलराइट, तो अभी हमने जो बात की है वो हैश फंक्शंस की है। अगली जो हम बात कर रहे हैं वो है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में हम जो हैश फंक्शन इस्तेमाल करते हैं यूजुअली उन्हें क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन कहा जाता है या सिक्योर हैश फंक्शन। क्यों? बेसिकली ये हैश फंक्शन ही होते हैं पर इनकी एडेड प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सिक्योर होते हैं। यानी आपने डेटा स्ट्रक्चर में जो हैश फंक्शन किए थे वो हैशिंग तो कर रहे थे पर उनमें सिक्योरिटी का आंसर नहीं था। आज जो हम हैशिंग करेंगे उसके अंदर सिक्योरिटी का आंसर भी होगा। और हैश फंक्शन सिक्योर कैसे होता है? तो नंबर वन, इट शुड बी इजी टू कंप्यूट इन वन डायरेक्शन बट नॉट इन द अदर डायरेक्शन। यानी आपने कोई डेटा बनाया है, क्रिएट किया है, तो उस डेटा की जो हैश वैल्यू है वो बड़े आराम से आप कंप्यूट कर लें। पर अगर आपको मैंने हैश वैल्यू दी है तो हैश फंक्शन सिक्योर तब ही होगा जब आप उस हैश वैल्यू से वापस ओरिजिनल डेटा ना जनरेट कर सकें। यानी पासवर्ड फाइल में हैश वैल्यूज पड़ी हुई हैं, अगर आप उस हैश वैल्यू से ओरिजिनल पासवर्ड कैलकुलेट कर डिटरमिन कर लेते हैं तो वो सिक्योर नहीं है। सिक्योर तब भी होगा कि आप पासवर्ड से हैश वैल्यू कैलकुलेट कर सकें पर हैश वैल्यू से पासवर्ड डिटरमिन ना कर सकें। और तीसरी बात यह है कि आपके पास
बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत ही मुश्किल होना चाहिए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होना चाहिए कि आप दो ऐसे मैसेजेस जनरेट करें जिनका आपस में हैश वैल्यू सेम हो। यानी पासवर्ड वाली एग्जांपल ही लें तो अगर मेरे पासवर्ड का भी वही हैश वैल्यू है और आपके पासवर्ड की भी वही हैश वैल्यू है तो मसला क्या होगा? आप अपना पासवर्ड इस्तेमाल करके मेरे अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। तो इसलिए दो मैसेजेस हैं जिनका हैश कैलकुलेट किया है, तो किसी दो मैसेज का हैश जो है वो आपस में नहीं मिलना चाहिए। सारे मैसेजेस का हैश जो है वो दूसरे से फर्क होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कुछ है तो आप उसे सिक्योर कहते हैं। और ज़्यादा टेक्निकल टर्म में अगर बात करें, इसे टेक्निकल लेबल अगर साइन करें, तो एक तो है कि आपका सिक्योर हैश फंक्शन जो है इट शुड बी कोलिजन रेजिस्टेंट। उसमें कोलिजन रेजिस्टेंस होनी चाहिए, यानी आपका कोई ऐसे दो मैसेजेस नहीं होने चाहिए जिनका सेम हैश वैल्यू है। और ये कोलिजन की बात तो आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ी होगी ना, कि अगर दो हैश वैल्यूज की कोलिजन होगी तो उसका मतलब है कि अरे के एक ही सेल पे दोनों वैल्यूज राइट करनी पड़ जाएंगी। तो उसमें तो यस बड़े मसले हो जाते थे। यानी वर्स्ट केस में क्या था कि अरे के उस एक सेल के ऊपर आपको एक लंबी चौड़ी जो है लिंक लिस्ट बनानी पड़ जाती थी ताकि सारी वैल्यूज वहीं पे स्टोर होनी शुरू हो जाए। जहाँ फिर क्या इस तरह के और मसले भी थे, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना, पर आपको समझ आ गई ना कि कोलिजन की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यस सर। सिक्योर हैश फंक्शन में कोलिजन ना हो। नंबर 2, प्री इमेज रेजिस्टेंस। प्री इमेज क्या होता है कि अगर आपके पास एक हैश वैल्यू है तो उस हैश वैल्यू से आप कोई ऐसा मैसेज ना डिटरमिन कर सकें जिसकी वो हैश वैल्यू आपको पता ना लग सके कि क्या मैसेज है जो कि आपको वही हैश वैल्यू देगा। ये होता है प्री इमेज रेजिस्टेंस। यानी अगर पासवर्ड फाइल में हैश वैल्यू पड़ी हुई है तो आप कोई ऐसा मैसेज ना बना सकें जिसकी वही हैश वैल्यू हो, कोई ऐसा पासवर्ड ना बना सकें जिसकी वही हैश वैल्यू हो। और तीसरी प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस होनी चाहिए सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस। यानी गिवन अ मैसेज, आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो कोई ऐसा दूसरा मैसेज बनाना जिसकी वही हैश वैल्यू हो। यानी इसमें और प्री इमेज में क्या फर्क है कि प्री इमेज में आपके पास एक हैश वैल्यू थी और इट शुड बी डिफिकल्ट कि उस हैश वैल्यू से आप कोई मैसेज बना सकें जिसकी वही वैल्यू हो। सेकंड प्री इमेज में क्या हो रहा है कि आपके पास हैश वैल्यू नहीं, आपके पास मैसेज है और उस मैसेज को देख के आप एक दूसरा मैसेज ना बना सकें जिसकी सेम हैश वैल्यू हो। तो अगर ये तीन कंडीशन मीट हो रही हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका हैश फंक्शन जो है इट इज सिक्योर। जहां आपका जो हैश फंक्शन है इट इज अ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। तो ये तो सिक्योरिटी की बात होगी। इसके अलावा जो आपका आइडियल फंक्शन होता है उसमें कुछ आपकी क्या कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस की भी एक बात होनी चाहिए। यानी नंबर 1, इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक, कि अगर आपके एक हैश फंक्शन है जिसे आपने मैसेज फीड किया है तो हर दफा वो उसका कोई फर्क हैश वैल्यू दे देता है तो ऑब्वियसली दिस वोंट वर्क। यानी मैंने एक मैसेज सेंड किया है और उसका एक हैश वैल्यू कैलकुलेट किया है और जब दूसरे एंड पे वो मैसेज पहुंचे उसने हैश वैल्यू कैलकुलेट की है उसी एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए, पर वैल्यू कुछ और निकल आई है। तो ये तो आपका पूरे का पूरी अप्रोच ही कोलैप्स कर जाती है। तो इसलिए हैश फंक्शन हैज टू बी डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि अगर एक इनपुट है तो उस इनपुट के ऊपर आप जितनी मर्जी दफा एल्गोरिथम रन कर दें आपको वही आउटपुट मिलेगी। ये होता है डिटर्मिनिस्टिक एज अपोज टू रैंडम। रैंडम एल्गोरिथम क्या होता है कि आप हर एक इनपुट है, आप 100 दफा प्रोग्राम रन करेंगे, हर दफा आपको कोई डिफरेंट आउटपुट मिल जाएगी। वो होता है रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम। तो सर क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन हैज टू बी डिटर्मिनिस्टिक, कि आपने रन किए तो हर दफा वही वैल्यू आए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि क्विक हो। अगर आपको घंटे लग रहे हैं हैश कैलकुलेट करने में तो वो तो फीजिबल ही नहीं रहता। और लास्टली एवलांश इफेक्ट, कि अगर आपने ओरिजिनल मैसेज के अंदर एक टेक्स्ट भी चेंज किया है तो आइडियली आपकी 50% बिट्स जो है हैश वैल्यू की वो चेंज हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिर प्योर अनकोरिलेटेड आपका हैश वैल्यू बन जाती है कि ओरिजिनल मैसेज से इसकी कोई कोरिलेशन नहीं है।
जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, जितना ज्यादा अनकोरिलेटेड होगा, उतना ज्यादा आपका क्रिप्टोग्राफी में आपका जो एल्गोरिथम होता है उतना ज्यादा सिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो एवलांच इफेक्ट को इसलिए हम इतनी ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन में भी एवलांच इफेक्ट आपको नजर आना चाहिए। एनी क्वेश्चन क्लास? सर हाँ जी। सर ये जो डिटर्मिनिस्टिक वाली प्रॉपर्टी है सर हैश फंक्शन की, हाँ, सर ये सेम मैसेज के लिए हमेशा डिफरेंट अगर हैश जनरेट करेंगे तो वो ज्यादा सिक्योर नहीं हो जाएगा? पर उसमें मसला भी तो आपको नजर आ रहा है ना। मैं आपको मैसेज भेजता हूँ और मैंने एक मैसेज है उस पर एल्गोरिथम रन किया, मुझे एक हैश वैल्यू मिल गई, वो मैंने आपको दे दी। यस सर। आपने एल्गोरिथम रन किया, मैसेज वही था, हैश वैल्यू कोई और आ गई है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मैसेज किसी ने गलत कर दिया बीच में। यस सर। समझ आ सर गया? लेकिन तो सर लेकिन ऐसे देखे ना कि जैसे मैन इन द मिडिल अटैक हुआ है, ईव है सर, दो पार्टीज के दरमियान। सर हाँ, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल सर मैसेज सेंड करता हूँ हेलो का, सर ईव को पता है कि जब हेलो का मैसेज एक दूसरे को सेंड करेंगे तो ये वाली हैश जनरेट होगी, तो सर उसे तो वैसे ही पता चल जाएगा। नहीं, वो तो मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ। टॉरेंट का एग्जांपल ले लें कि आपकी हैश वैल्यू जो है वो आपको कोई और देगा। सॉरी, हैश वैल्यू कहीं और से मिलेगी, वेबसाइट से, सेफ जगह से, और जो डेटा है वो आपको कोई आपका दोस्त भेजता है, और बीच यस में सर। ईव ने अगर चेंज किया है तो हैश वैल्यू को वो चेंज नहीं कर सकती। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ईव को पता है कि हैश वैल्यू क्या है और उसकी बेसिस पे वो टेक्स्ट जनरेट करती, डेटा जनरेट करती है जिसकी वही हैश वैल्यू हो, आप ये कह रहे हैं? सर तकरीबन इस तरह गई सर। तकरीबन इस तरह। हाँ, तो वो जो है वो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो फिर आप एल्गोरिथम इस तरह से बनाते हैं जो मैंने यहाँ पे बात की है, कोलिजन रेजिस्टेंस। कि अगर किसी ने एक मैसेज भेजा है, सॉरी कोलिजन नहीं, आपका प्री इमेज और सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस, कि अगर एलिस ने बॉब को मैसेज भेजा है तो अगर ईव को पता भी है कि हैश क्या है, तो ईव उस हैश को इस्तेमाल करते हुए कोई नया मैसेज ना बना सके जिसकी सेम हैश वैल्यू। समझ आई है? यस सर ये आगे। इम्पॉसिबल होना चाहिए। यस सर। ऑब्वियसली अगर ईव को पता है कि हैश क्या है और वो बड़े आराम से एक ऐसा डेटा जनरेट कर सकती है जिसकी वही हैश वैल्यू हो, तो वो तो फिर अप्रोच जो है बड़े आराम से ब्रेक हो जाती है। ठीक है, आगे चलें। आज सारों दोनों को जवाब मिल गया? यस सर। ऑल राइट। अगला पॉइंट है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डेटा इंटेग्रिटी, सॉफ्टवेयर इंटेग्रिटी के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इंट्रूजन डिटेक्शन, मेलवेयर, वायरस डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है कि आपका हैश पड़ा होता है, आप हैश के साथ कंपैरिजन करते हैं कि इस वायरस के कॉरस्पॉन्डिंग हैश जो है वो आपकी फाइल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल टाइम स्टैंपिंग, कि अगर मैंने कोई काम किया है तो मैं साबित कर सकूं कि मैंने वो टाइम, इस टाइम के अंदर अंदर कोई काम किया। मैसेज ऑथेंटिकेशन के, मैसेज किसकी तरफ से आया है, एलिस की तरफ से आया है या ईव ने अपनी तरफ से भेज दिया है। फिर वन टाइम पासवर्ड जो है वो हैश फंक्शन के थ्रू जनरेट हो जाता है। पासवर्ड वेरिफिकेशन का एग्जांपल हमने देखा है। डिजिटल सिग्नेचर, कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर मैं साइन कर देता हूँ ताकि सारी दुनिया को पता हो कि ये मेरी डॉक्यूमेंट है। और नॉन रिप्यूडिएशन, कि मैं बाद में ना कह सकूं कि मेरी डॉक्यूमेंट है। और बिटकॉइन के अंदर भी क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन इस्तेमाल होते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के लिए। ये आई एम होपिंग कि मुझे टाइम मिले तो मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा। आगे चलें। अब हमने आज एक एक्चुअल सिक्योर हैश एल्गोरिथम देखना है। ठीक है, और उसका हम एग्जांपल ले रहे हैं। सिक्योर हैश एल्गोरिथम ये नाम है, और इसकी कौन सी टाइप करेंगे, SHA या SHA-256। तो बेसिकली शाह जो है एक फैमिली ऑफ एल्गोरिथम्स है। पहले इसमें SHA-1 आया था, फिर SHA-2 आया था, आजकल SHA-3 आया हुआ है। ठीक है, पर मैंने SHA-3 लेटेस्ट है, और मैंने SHA-2 इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि SHA-2 जो है वो पॉपुलर बहुत ज़्यादा है, और आजकल मेनली जो आपकी एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर SHA-2 इस्तेमाल कर रही है। SHA-3 अभी अडॉप्ट नहीं हुआ इतना ज़्यादा कॉमनली, और SHA-1 जो है वो इतना वीक था कि वो जो है काफ़ी जल्दी जो है उसे डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो इसलिए मैं SHA-2 पे बात करूंगा। और SHA-2 जो है ये भी एक सेट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है, यानी सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, इसमें मल्टीपल आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। और ये जो US की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, NSA, बड़ी मशहूर है उनकी,
उसने ये डिज़ाइन किया था और 2001 में ये प्रपोज किया था। इसमें 6 डिफरेंट फंक्शंस हैं, आप इन 6 में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप करना चाहें। ठीक है, एक फंक्शन है SHA-224, इसमें जो हैश वैल्यू है वो 224 बिट्स की होगी। फिर SHA-256 है, इसमें हैश वैल्यू 256 बिट्स की होती है। SHA-384, SHA-512 जिनमें हैश वैल्यू जो है वो 384 और 512 बिट्स की होगी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके अलावा 2 और SHA फंक्शंस हैं, एक SHA-512/224 है और एक SHA-512/256 है। इन दोनों में क्या होता है कि जो एंड पे आपका हैश वैल्यू बनती है वो 512 बिट्स की होती है, लेकिन इनमें से सिर्फ 224 या 256 इतनी बिट्स को इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सारी जो है वो ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो उसका जो रिजल्टिंग है वो बेसिकली हैश वैल्यू ज्यादा छोटी हो जाती है। तो ये 6 आपके पास पॉसिबल फंक्शन है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शाह इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? SHA-256। आज बाय द वे हम जो डिस्कशन करेंगे वो SHA-256 की होगी, बाकी जो है वो सिमिलर ही है, उनमें थोड़ा बहुत इनिशियलाइजेशन वैल्यूज का और वेक्टर्स का फर्क होता है, बाकी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो उसे मैं इग्नोर कर दूंगा, सिर्फ 256 बिट वाले वर्जन पे बात करेंगे। और इस्तेमाल कहाँ पे होता है? एक तो जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, सिक्योर सॉकेट लेयर है, SSH है, माइम है जो कि ईमेल में इस्तेमाल होता है, IP सिक्योरिटी लेयर है, तो इनमें SHA-256 इस्तेमाल होता है। फिर आपका Debian जो है, यानी लिनक्स का एक फ्लेवर है Debian, तो Debian के जितने भी सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं, अगर आप वो ओरिजिनल सर्वर से डाउनलोड करना चाहते हैं या कहीं से भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका एक हैश वैल्यू आपके पास अवेलेबल होती है, वो हैश वैल्यू SHA-256 के थ्रू कैलकुलेट होती है। तो जब आपने सॉफ्टवेयर पैकेज डाउनलोड कर लिया है तो आप उसका हैश कैलकुलेट करके कंपेयर करते हैं उस वैल्यू से, अगर वो मैच कर जाता है तो इसका मतलब है कि पैकेज ठीक था, वरना आपको पता लग जाता है कि पैकेज करप्ट है। और लास्टली एक एग्जांपल है कि क्रिप्टो करेंसी जो है, जैसे बिटकॉइन है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर आपने वेरीफाई करना होता है कि ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं, और उसमें वेरीफाई करना होता है कि प्रूफ ऑफ वर्क के माइनिंग की गई है इस कॉइन को जनरेट करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये दोनों भी SHA-256 इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, इनकी डिटेल क्या है वो अभी छोड़ दें, इंशाल्लाह टाइम मिला तो हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर अभी मकसद ये था कि आपको पता हो कि SHA-256 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है मैं इसके एक्चुअल एल्गोरिदम पे जाने लगा हूं। क्लास आपने इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस ब्रॉड लेवल पे सब, मैं जो डिटेल में जाऊंगा पर उसका रटा लगाना लाजमी नहीं है, बस ब्रॉड लेवल पे समझे कि मैं बात क्या कर रहा हूं, ब्रॉड लेवल पे। ठीक है, बहुत ज्यादा जो एक्सऑर क्या हो रहे हैं, एंड क्या हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाए और उसकी वजह से कंफ्यूज भी ना होना, ये मैं पहले आपको वार्न कर रहा हूं। ठीक है, ऑल राइट। तो पहला स्टेप होता है SHA-256 में प्री प्रोसेसिंग। आप एक मैसेज लें, ओरिजिनल मैसेज, और उसकी लेंथ जो है L बिट्स है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप उस मैसेज का जो लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड है, यानी ये आपके पास L बिट्स थी, ये आपके पास L बिट्स हैं, यहां पे आप एक 1 डालते हैं, ये 1 बिट सिंगल बिट है और इसकी वैल्यू 1 है। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है आगे, ये बाय द वे ओरिजिनल जो मैसेज था ये कुछ भी हो सकता है, 1 एंड 0 जो मर्जी हो, जो ओरिजिनल मैसेज है ये एज इज है, आपने कोई चेंज नहीं किया। फिर आपने 1 डाला, अब आपने क्या करना है, अब आपने जीरोस डालने हैं, और ये कितने जीरोस हैं, ये K बिट्स हैं। अब आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि K कितने होना चाहिए, यानी कि A की वैल्यू 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, कितनी है? तो उसके लिए रूल ये है कि L +1 + K
प्लस 64, इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो ऐसा रिजल्ट होना चाहिए कि इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 512, यानी या तो इसका आंसर 512 हो, या फिर इसका आंसर 1024 हो फॉर एग्जांपल, यानी मल्टीपल क्या हुआ 512 मल्टीप्लाई बाय 2, या फिर इसका आंसर जो है वो 512 मल्टीप्लाई बाय 3 हो। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली के की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि ये फॉलोड बाय 64 बिट्स, ये टोटल जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ 512 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है, ये क्लियर है? एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ऑलराइट, अगला स्टेप क्या है? अब आपने जो एल था, जो लेंथ थी ओरिजिनल मैसेज की, उस लेंथ को आपने रिप्रेजेंट करना है यूजिंग 64 बिट्स। ठीक है, 64 बिट्स इस्तेमाल करते हुए आपने लेंथ को रिप्रेजेंट करना है। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर लेंथ जो है 5 बिट्स थी, तो 5 रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? लेट्स सपोज 4 बिट्स थी, 1 0 0, और इसके अलावा जितनी रिमेनिंग बिट्स हैं यानी 61 बिट्स, वो सारी जीरो आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने क्या करना है, आपने एंड पे कैलकुलेट, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है कि जो लेंथ एल है वो कितनी लेंथ है ओरिजिनल मैसेज की, उसे आपने रिप्रेजेंट करना है यूजिंग 64 बिट्स, और फिर ये जो 64 बिट्स हैं ये आप बिल्कुल एंड पे, लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले एंड पे अटैच कर देंगे। तो बेसिकली आपके पास एक बहुत बड़ा ब्लॉक आ जाएगा जिसकी टोटल लेंथ जो होगी दैट वुड बी अ मल्टीपल ऑफ 512 बिट्स। और ये मल्टीपल में बार बार क्यों कही जा रहा हूं, क्योंकि मल्टीपल होना लाजमी है, क्योंकि जब आप ब्लॉक्स बनाएंगे तो वो ब्लॉक्स की इक्वल लेंथ होनी चाहिए और हर ब्लॉक की लेंथ जो है वो 512 बिट होनी चाहिए। तो अगर ये 512 का मल्टीपल नहीं है तो फिर कोई एक ऐसा ब्लॉक होगा जिसमें 512 से कम बिट्स आ रही होंगी, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक में 512 बिट्स हों। ठीक है क्लास, तो ये आपका प्री प्रोसेसिंग फेज जो है खत्म हो गया। एनी क्वेश्चन? सर ये जो लास्ट लाइन है, रिप्रेजेंट एल यूजिंग 64 बिट्स वाली, सर इस सिनेरियो को दोबारा बता दें यहाँ से, फोर्थ लाइन आपका से। ओरिजिनल मैसेज था, उसकी क्या लेंथ थी? सर 100 बिट्स थी। यस सर। आपके पास डेसिमल में नंबर 100 है, उसे आप बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको आता है? जी सर, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, और वो जो चीज आपको मिल जाएगी ना, उसके शुरू में आपने बस जीरोस लगा देने बहुत ज्यादा, यस सर। और वो इतने जीरोस होने चाहिए कि आपके टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो बन रही हैं इस लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो 64 बिट्स होनी चाहिए। ठीक है, अब क्लियर है आपको? आगे चले? ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो ये प्री प्रोसेसिंग स्टेज खत्म होगी। अब क्या होगा? अब अगला स्टेप है इनिशियलाइजेशन का। पहले आपने 8 हैश वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है। लेट्स सपोज इनका नाम मैंने H रखा है, H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, और इनको इनिशियलाइज टू व्हाट वैल्यू करना है? बेसिकली आप क्या करते हैं कि शुरू में इनकी वैल्यू बाय द वे चेंज हो रही होगी थ्रू आउट द रनिंग ऑफ दिस एल्गोरिथम, पर शुरू में जो आप वैल्यू असाइन करते हैं वो हार्ड कोडेड होती है। और वो क्या वैल्यू होती है कि आपके जो शुरू के 8 प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, इन प्राइम नंबर्स का आप स्क्वायर रूट लें, और उन स्क्वायर रूट्स का जो डेसिमल वाला पार्ट है, डेसिमल के फ्रैक्शन वाला पार्ट, डेसिमल के बाद वाला, वो फ्रैक्शन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो शुरू की 32 बिट्स हैं, वो 32 बिट्स जो होंगी वो आपकी हैश वैल्यू होगी। यानी 2 का स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट लिया
2 का स्क्वायर रूट लिया, सॉरी, और उसमें जो डेसिमल फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसकी जो शुरू की 32 बिट्स हैं वो आपका हैश H0 की वैल्यू होगी। 3 का स्क्वायर रूट लें, 3 का स्क्वायर रूट लें, उसका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसकी सिर्फ 32 बिट्स लें, वो H1 को आप असाइन करते हैं। सिमिलरली सारों के साथ ये होगा, जो 19 होगा प्राइम नंबर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जो 32 बिट्स हैं वो H7 को आप असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो हैश वैल्यूज हैं इनकी लेंथ क्या है, 32 बिट है सारों की, और आपको ये भी पता लग गया कि नंबर आ कहाँ से रहा है। अब ये जो 8 की 8 वैल्यूज हैं, एंड पे ये बेसिकली आपकी फाइनल हैश वैल्यू बनेगी। कैसे बनेगी वहां तक हम अभी नहीं पहुंचे, अभी रुक जाए। ये पॉइंट क्लियर है क्लास? यस सर। ठीक है। फिर अगली जो इनिशियलाइजेशन है वो है राउंड कांस्टेंट्स की, यानी ये इनिशियलाइजेशन जो थी, ये इनिशियलाइजेशन जो थी ये हैश वैल्यूज की थी। ये वो हैश वैल्यूज है जो आपस में जुड़ के वन बिग हैश वैल्यू बन जाएगी एंड पे। ये जो है ये राउंड कांस्टेंट है जो कि आपको एल्गोरिदम के लिए बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स पे चाहिए होता है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप 64 वैल्यूज बनाएंगे 64 कांस्टेंट वैल्यूज हैं, हर कांस्टेंट वैल्यू की लेंथ 32 बिट्स है और ये 32 बिट्स आई कहां से हैं, तो आप शुरू के 64 प्राइम नंबर लें, शुरू के 64 प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर का आपने क्यूब रूट लेना है, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट। ठीक है, और उस क्यूब रूट का जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसकी शुरू की 32 बिट्स लें, वो आपका जो है कांस्टेंट वैल्यू बनेगी। यानी पहला प्राइम नंबर क्या है, पहला प्राइम नंबर 2 है, इसका क्यूब रूट लें, उसके फ्रैक्शन वाले पार्ट की जो 32 बिट्स हैं वो आपकी पहली कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है क्लास? यस तो ये सर। हमने इनिशियलाइजेशन कर ली। एक हमने हैश वैल्यू की इनिशियलाइजेशन की जो कि 8 है, और एक हमने राउंड कांस्टेंट की इनिशियलाइजेशन की जो कि 64 है। अब एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आएगा कि ये हम क्या हरकतें कर रहे हैं, कभी हम प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, कभी प्राइम नंबर का क्यूब रूट ले लेते हैं, उसकी भी 32, तो ये करने की तुक क्या बनती है, मंतक क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? क्लास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम जो होते हैं यूजुअली उन्हें कोई रैंडमाइज्ड किस्म का कांस्टेंट चाहिए होता है, जहां तो इनिशियलाइजेशन के लिए या मिक्सिंग के लिए। तो पहली बात तो ये है कि जब आप इस तरह से कोई वैल्यू लेते हैं कि आपने एक प्राइम नंबर लिया, फिर उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लिया, फिर उसकी भी आपने शुरू की 32 बिट्स ली, तो चांसेस आर कि आप जो वैल्यूज ले रहे होंगे वो प्योरली रैंडम होगी और वो एक दूसरे के साथ उनकी कोई कोरिलेशन नहीं होगी। तो एक ये वजह है कि इस तरीके से जो आपने 8 हैशेस या 64 कांस्टेंट जनरेट किए हैं उनकी आपस में कोई कोरिलेशन नहीं बनेगा, वो आप समझ लें कि काफी हद तक रैंडम है। अब एक और जो मकसद होता है वो होता है, कॉन्सेप्ट है नथिंग अप माई स्लीव नंबर। नथिंग अप माई स्लीव नंबर का क्या मतलब है कि जो भी इंसान एल्गोरिदम बनाता है और वो कोई अपनी मर्जी से वैल्यू इस्तेमाल कर लेता है और फिर वो अनाउंस करते हैं कि ये मेरा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है या हैशिंग एल्गोरिदम है, तो जो दूसरे लोग होंगे वो पहला सवाल करेंगे कि ये नंबर आपने कहां से लिया। अब आप क्या जवाब देंगे? अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो अगला बंदा शक करेगा कि यकीनन इस बंदे ने ये वैल्यू इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि इस वैल्यू से ये बाद में इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को ब्रेक कर लेगा। यानी दुनिया शक करेगी, दुनिया कहेगी कि ये नंबर क्यों इस्तेमाल किया, कोई और नंबर क्यों नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उसका फिर जवाब ये होता है कि जब आप इस तरीके से नंबर जनरेट करते हैं, यानी आप कह देते हैं कि मैंने ये नंबर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये पाए, ये एक रैंडम नंबर था, एक मैंने प्राइम नंबर का मैंने स्क्वायर रूट लिया, फिर उसका मैंने 32 बिट लिया, तो ये मेरी मर्जी का नंबर तो नहीं है ना,
ये जो भी नंबर बन गया मैंने इस्तेमाल कर लिया है, तो फिर दूसरे बंदे को सुकून हो जाएगा कि यार हाँ इसने प्राइम नंबर का पहले स्क्वायर रूट लिया है, उसके बाद इसने कोई उसकी 32 बिट्स लिए हैं, तो चांसेस आर कि ये नंबर कोई अपनी मर्जी से इसने कोई रंगबाजी नहीं की, कोई धोखा नहीं कर रहा मेरे साथ, चांसेस आर कि इसने कोई रैंडम किस्म का नंबर ही लिया है, तो ये शक खत्म हो जाता है। ठीक है, और बाय द वे ये बड़ा अहम पॉइंट है, यानी आप एक एल्गोरिथम बना देते हो, कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से जो है नंबर 10 इस्तेमाल कर लिया, तो लोग कहेंगे कि इसने अपनी तरफ से नंबर 10 इस्तेमाल किया, यकीनन कोई वजह होगी, यकीनन 10 इसने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इस तरीके से जब आप एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे तो वो ब्रेक करना आसान हो जाएगा, आपकी बात पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा। और जब आप कहते हैं कि मैंने प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट उसके 32 बिट लिए हैं, तो फिर लोग कहेंगे ठीक है यार इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, यकीनन कोई रैंडम प्रोसीजर ही होगा, इसके पीछे ये कोई दो नंबरी नहीं मेरे साथ कर रहा। ठीक है, तो इस किस्म के नंबर के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है नथिंग अप माई स्लीव नंबर, यानी नथिंग अप माई स्लीव का इंग्लिश में जो मुहावरा है इसका मतलब है कि मेरी आस्तीन में कोई छुरा नहीं पड़ा हुआ जिससे मैं आपको मारने लगा हूं, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ईमानदारी से है, मेरी आस्तीन में कोई छुरा नहीं छुपा हुआ आपका नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, और बाय द वे अगर कोई और नथिंग अप माई स्लीव नंबर इस्तेमाल करना है तो शाह 256 में तो आपको इजाजत नहीं है, उसमें तो आपने यही अप्रोच इस्तेमाल करनी है जो मैंने आपको कहा है। और वैसे अगर आप अपनी तरफ से कोई एल्गोरिथम बनाते हैं तो आप पाई इस्तेमाल कर सकते हैं, पाई इज अनदर गुड अप माई स्लीव नथिंग अप माई स्लीव नंबर, कि पाई भी एक रैंडम सा नंबर है, आप कह सकते हैं कि शुरू की 32 बिट्स ले लो, फिर अगली 32 बिट ले लो, फिर अगली 32 बिट ले लो, तो ये भी काफी इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ठीक है, अब हम जो है एक्चुअल, अच्छा अब जो है, हाँ अब हम एक्चुअल एल्गोरिथम की तरफ जा रहे हैं कि जो मेन स्टेप्स हैं एल्गोरिथम के। तो पहली चीज तो है कि आपके पास जो प्री प्रोसेसिंग स्टेज के एंड में एक बहुत बड़ा ब्लॉक आया था, बहुत बड़ा एक ब्लॉक आ गया था, अब आपने उसे स्प्लिट करना है छोटे ब्लॉक्स में इस तरह से कि हर ब्लॉक का साइज जो है वो 512 बिट्स हो। ठीक है, और अब आपने एक लूप चलाना है, मेन लूप, जो कि हर ब्लॉक के ऊपर बारी बारी काम करेगा। पहला ब्लॉक ले लें, अभी पहले ब्लॉक पे आपने क्या करना है, आप एक अरे बनाएं। अच्छा क्लास, जहां पे आपने आप कंफ्यूज नहीं होना, बस मेरी बात जो है वो सुन लें और इसको रटना भी लाजमी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने ब्लॉक ले लिया, पहला ब्लॉक। अब आपने क्या किया है, आपने एक अरे बनाया है ऑफ 64 सेल्स, अरे का नाम W रखना है, हर सेल का साइज 32 बिट्स है और हर सेल के अंदर आपने जीरोस जो है डाल दिए, यानी हर बिट जो है स्टार्ट में जीरो है। अब आपके पास जो 512 बिट का चंक आपने बनाया है, यानी ओरिजिनल जो प्री प्रोसेसिंग स्टेज के एंड पे जो बहुत बड़ा ब्लॉक था, उसमें जो आपने पहला ब्लॉक उठाया है 512 बिट्स का, उसे लें और उसे इस अरे में कॉपी कर लें। यानी ये अरे जो है इसमें 64 सेल हैं और हर सेल 32 बिट का है, तो 512 बिट्स कॉपी करने के लिए कितने सेल चाहिए? 16 सेल। तो आप 16 सेल्स के अंदर ये 512 बिट्स कॉपी कर लें। आगे आ जाए, 16 सेल हो गए। अब रिमेनिंग 48 सेल्स हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेल W में 64 है, पहले 16 सेल्स में आपने ब्लॉक को कॉपी कर दिया। अब रिमेनिंग 48 सेल्स का आपने क्या करना है, यानी इंडेक्स 16 से लेके 63 तक आपने क्या करना है, आपने ये करना है। सबसे पहले एक वैल्यू कैलकुलेट करें S0, कि आप करंटली जिस इंडेक्स पे हैं, यानी पहली आइट्रेशन में कौन सा इंडेक्स होगा, इंडेक्स 16। अगली आइट्रेशन में इंडेक्स की वैल्यू क्या होगा, इंडेक्स I है बाय द वे, I की वैल्यू पहले 16 होगी, अगली आइट्रेशन में 17 होगी, फिर 18 होगी, फिर 19 होगी, अप टिल 63। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले ये करना है कि जो करंट इंडेक्स है, इस आइट्रेशन में जो इंडेक्स वैल्यू है उसकी -15 करें, तो W का जो भी सेल बनेगा उस सेल पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसे राइट रोटेट कर दें बाय 7। क्लास, राइट रोटेट का क्या मतलब होता है? लेट सपोज ये है आपकी बिट्स, इसे राइट रोटेट करने का क्या मतलब है, बाय 1। एक राइट रोटेट का मतलब है कि ये इधर आ जाएगा,
ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। ये एक राइट रोटेशन है। ये चीज आपने 7 दफा करनी है, 7 दफा करना है, ठीक है। तो यानी WI-15 वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे 7 दफा राइट रोटेट करना है। फिर उसी सेल पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको अगर आप राइट रोटेट, यानी यहां से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसी सेल पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, बाय द वे राइट रोटेट से उस सेल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। यानी ये ऑपरेशन जो है, जैसे आप अरे की वैल्यू +10 करते हैं तो आपको एक रिजल्ट मिलता है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि अरे की वैल्यू में वो रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो यहां पे भी वही हो रहा है कि आप राइट रोटेट करेंगे और वो वैल्यू वही रहेगी। सिमिलरली उसी इंडेक्स पे जाएं, वहां पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे राइट रोटेट बाय 18 करें, फिर उसी इंडेक्स पे जाएं, वहां पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे राइट शिफ्ट बाय 3 करें। राइट शिफ्ट और राइट रोटेट में क्या फर्क है? राइट रोटेट का मतलब है कि एंड पे जो बिट पड़ी होती है वो घूम के शुरू में आ जाती है। राइट शिफ्ट का क्या मतलब है कि ये वैल्यू जो है ये बाहर निकल जाएगी, ये वैल्यू जो है ये पहली बिट बन जाएगी, ये दूसरी बन जाएगी, ये तीसरी बन जाएगी, ये चौथी बन जाएगी, ये पांचवी बन जाएगी, और यहाँ पे आप 0 डाल देंगे फॉर एग्जाम्पल। तो ये राइट रोटेट और राइट शिफ्ट के अंदर फर्क है। और एंड पे आपने क्या करना है कि ये 3 वैल्यू जो आपको मिल गई हैं इन तीनों को एक्सॉर कर लें। एक्सॉर करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपका S0 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका S0 बन गया। अब सर आपने हाँ जी, सर हम यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो 16 से शुरू कर रहे हैं ना इंडेक्सेस? I-16 से शुरू कर रहे हैं और ओके 63 तक जाएगा, ओके सर। ठीक है। ऑल राइट, फिर आप S1 कैलकुलेट करेंगे, उसमें भी यही हो रहा है। उसमें 15 की बजाय आप इंडेक्स -2 करेंगे और उसको पहले आप राइट रोटेट बाय 17 करेंगे। उसको आपने एक्सॉर करना है ऐसी वैल्यू से जिसे राइट रोटेट 19 किया गया है, उसे एक्सॉर करना है ऐसी वैल्यू से जिसे राइट शिफ्ट 10 किया गया है। तो इस तरीके से आपको S1 भी मिल जाएगा। एंड पे आपने क्या करना है, अब आप क्या कर रहे हैं कि जो ith इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसे आपने ओवरराइट करना है। उसकी जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, WI-16 इंडेक्स पे जो चीज पड़ी है वो, प्लस S0 प्लस इंडेक्स -7 पे जो चीज पड़ी हुई है वो, प्लस S1। जो भी रिजल्ट आएगा वो आप W के करंट इंडेक्स के ऊपर कॉपी कर देंगे। यानी पहले लूप में, पहली आइट्रेशन में इंडेक्स की वैल्यू 16 होगी, आई की वैल्यू 16 होगी। अगली आइट्रेशन में आई की वैल्यू 17 होगी और आप फिर I-17 के लिए ये पूरा प्रोसीजर दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है क्लास? तो इस तरीके से आपका जो रिमेनिंग 48 सेल्स थे उनकी वैल्यू, शुरू में हमने कहा था कि वो वैल्यू 0 थी, ऑल जीरोस, जो इनिशियलाइजेशन स्टेप था। अब वहां पे आपको नजर आ गई कि ये वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो प्लस वाला ऑपरेशन होगा वो मॉड्यूलर 2 पावर 32 है। इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा रिजल्ट आ जाता है एडिशन के बाद जिसकी वैल्यू 2 to the power 32 से ज्यादा है, क्योंकि याद रखें कि नंबर ऑफ बिट्स जो है वो सिर्फ 32 ही है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 पावर 32 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू उससे ज्यादा है तो उसे आप डिवाइड करेंगे बाय 2 पावर 32 और जो रिमाइंडर आएगा वो आप इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, ताकि हम ओवरफ्लो ना करें। यानी अगर आपके पास सिर्फ 8 बिट्स हैं तो आपकी वैल्यू 0 से लेके 255 तक हो सकती है। तो अगर वैल्यू 256 हो गई है तो फिर आपको मॉड्यूलर डिवाइड बाय 256 करना पड़ेगा ताकि 0 से लेके 255 की रेंज में ही आंसर रहे। तो इसलिए यहाँ पे भी हम एडिशन को इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हुआ
मेन लूप के अंदर, पर अभी लूप खत्म नहीं हुआ लेक्चर का टाइम खत्म हो गया। यार। बस 2 मोर स्लाइड्स, ठीक है। अगला स्टेप क्या है कि आपने इनिशियलाइज करना है वेरिएबल्स को, ठीक है। 8 वेरिएबल बनाएंगे, जो इनिशियल हैश वैल्यू हमने बनाई थी ना, H0 H1 H2 H3, आप A इज इक्वल टू H0, B इज इक्वल टू H1, C H2 एंड सो ऑन, ये 8 वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। अगले स्टेप में क्या है, अब आपने जो W अरे था उसके सारे सेल पे आपने लूप रन करना है 0 to 63। क्या करना है, पहले आप S1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे? E को राइट रोटेट करें बाय 6, E को राइट रोटेट करें बाय 11, E को राइट रोटेट करें बाय 25 और इन तीनों को एक्सॉर कर दें, जो रिजल्ट होगा दैट इज S1। फिर आप एक CH की वैल्यू कैलकुलेट करें। CH क्या होगा, E और F को एंड करें और E का जो नॉट है उसको और G को एंड करें, और इन दोनों के, ये लॉजिकल एंड है, बिट वाइज एंड, और इनके रिजल्ट को आप एक्सॉर करते हैं। फिर temp1 एक वेरिएबल कैलकुलेट करें जिसमें H प्लस S1 प्लस CH प्लस ये KI है, जो कांस्टेंट हमने बनाए थे ना 64 कांस्टेंट जो शुरू में थे, उन कांस्टेंट में जो वैल्यू थी ना ये वो है। तो आप ith वैल्यू लें और इसमें ऐड कर देंगे W की जो ith वैल्यू है, तो ये temp1 आ जाएगा। इसी तरीके से S0 कैलकुलेट कर देंगे, A को राइट रोटेट किया, A को राइट रोटेट किया, A को राइट रोटेट किया और उन तीनों को एक्सॉर कर दिया। फिर एक मेजॉरिटी का वेरिएबल है, उसमें A एंड B, A एंड C, B एंड C और इन तीनों को एक्सॉर कर दें। और फिर एक आखिरी टेम्प का वेरिएबल है जिसमें आपने S0 और मेजर को, मेजॉरिटी को ऐड कर दिया, ठीक है। और ये एडिशन भी मॉड्यूलर 2 पावर 32 है। तो और इस आइट्रेशन में आपने ये भी करना है कि H की जो वैल्यू है दैट वुड बी G की जो वैल्यू है वो F हो जाएगी, F की वैल्यू E की वैल्यू D प्लस temp1, D की वैल्यू C की B की A और A की वैल्यू temp1 प्लस temp2 हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी आइट्रेशन हो गई। जितने सेल हैं उन सारों की बारी बारी आप ये करेंगे। अब क्या होगा, अब जो ओरिजिनल 8 हैश वैल्यूज जो हमने इनिशियली ली थी उन्हें आपने चेंज करना है। कैसे? आपने H0 इज इक्वल टू H0 प्लस A करना है, जो कि इस आइट्रेशन के एंड पे आपको मिला है। फिर आपने, सॉरी, आइट्रेशन लूप के एंड पे नहीं, लूप की एक सिंगल आइट्रेशन के एंड पे, ठीक है। फिर H1 इज इक्वल टू H1 प्लस B कर देंगे, H2 इज इक्वल टू H2 प्लस C कर देंगे, H3 इज इक्वल टू H3 प्लस D एंड सो ऑन। जो इनिशियल 8 हैश वैल्यूज थी उसको आप इस तरीके से मॉडिफाई कर देंगे। सर 1 मिनट, ठीक है। तो ये आपने ये एंड पे हो रहा है। एक ब्लॉक के लिए जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया है, अब क्या होगा, अच्छा सॉरी यार, मैं एक चीज गलती कर गया हूं। यहां पे जो है आपका लूप खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी ABCDEFG की वैल्यूज आ गई हैं वो आप H0 H1 H2 वगैरह में ऐड करते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, अब जो है आपका एक ब्लॉक जो था वो खत्म हो गया है। अब आप दूसरे ब्लॉक पे जाएं और ये पूरा प्रोसीजर रिपीट करें। जितने ब्लॉक्स हैं उन सारों के लिए ये करें। एंड पे क्या होगा, एंड पे जब सारे के सारे चंक्स, सारे के सारे ब्लॉक्स आपने आइट्रेट ओवर कर दिए हैं, अब क्या होगा कि आपके पास जो भी H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 की वैल्यूज हैं उन्हें जोड़ दें, बस अपेंड कर दें आपस में। अपेंड का मतलब है कि H0 जो है वो यहाँ पे आ रहा होगा, फिर इसके आगे H1 आएगा, फिर H2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये टोटल जो है ये आपके पास 512 बिट्स बन जाएंगी। आई एम सॉरी, ये 256 बिट्स होंगी, ठीक है, 256 बिट्स होंगी। और ये जो है ये आपकी फाइनल हैश वैल्यू होगी। और इतनी ज़्यादा जो हमने एक्सॉर, रोटेशन, एंड और नॉट प्लस किए हैं, उनका मकसद ये है कि अच्छी तरह से आप परम्यूटेशन एंड सब्स्टिट्यूशन वाली चीज़ कर रहे हो, अच्छी तरह से आप झंझोड़ दें सारी बिट्स को।
तो ये जो 256 बिट्स होंगे ये आपका फाइनल हैश वैल्यू है, और इट इज अ सिक्योर हैश, विच मींस कि चांसेस कि आप दो मैसेजेस का हैश कैलकुलेट करें और उन दोनों का हैश वैल्यू सेम है वो बहुत ही निग्लिजिबल है। सिमिलरली इनका आप एक का हैश वैल्यू कैलकुलेट करें तो उस हैश वैल्यू से ओरिजिनल डेटा आपको मिल जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए SHA-256 जो है ये इससे काफी सिक्योर माना जाता है। एनी क्वेश्चन क्लास? एनी क्वेश्चन?